जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में पुर्तगाली गवर्नरों का आगमन, है ना। भारत में पुर्तगाली का आगमन। पुर्तगाली गवर्नर बेसिकली 1505 से आना प्रारंभ कर देते हैं। 1505 से 1538 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद गवर्नर रहते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई है, इसलिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कुछ इसमें से 2 3 4 ऐसे गवर्नर हैं जिनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 अल्मीडा, फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसको शॉर्ट में आप लोग अल्मीडा भी कह सकते हैं, अल्मीडा। दूसरा अफोंसो अफोंसो डी अल्बुकर्क। और तीसरा और अंतिम नोनो डी कून्हा। ये 3 बार। इनका जो कार्यकाल है 1505 ईस्वी से 1509 तक है। इनका है 1509 से 1515। इनका जो है 1529 से 1538। बीच में कौन था उसके बारे में भी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बीच में कौन कौन से थे उनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो हमेशा से जैसे चलता रहा वैसे ही चलेगा, बल्कि उसके बारे में पूछे जा सकते हैं। नहीं, अगर हो सकता है कार्यों के बारे में उनके बहुत अच्छा उन्होंने कार्य नहीं किया होगा या बहुत कुछ नहीं किया होगा, इसमें उनकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन उनका क्रम तो पूछा ही जाएगा। तो उनके क्रम को हम लोग आज समझेंगे कि उनका क्रम क्या क्या है ना। उनका बकायदा टाइम भी देखेंगे। उसके साथ में हम लोग आज पढ़ेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में पहले। और मेरा उद्देश्य यह है कि आज हम लोग पुर्तगालियों के आगमन को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्मीडा आप कहिए, इतना लंबा थोड़ा इसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है ना। अरे भाई का है तुम गड़बड़ा जाते हो। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, मैं इसको शॉर्ट में आप लोग एफडीए कर सकते हैं। एफडीए मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका कार्यकाल है 1505 ईस्वी से 1509। ठीक है, यह जब भारत में आता है तो इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में शांतिपूर्वक व्यापार करना था। व्यापार करना था। अब ये शांतिपूर्वक व्यापार करने के लिए इसने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल नीति अपनाया। क्या किया इसने? शांत जल नीति अपनाया। इसके बाद इस नीति के तहत इसने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो 1508 में घटना घट जाती है। 1508 में कौन सी घटना घट जाती है? 1508 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे चौल का युद्ध कहा जाता है। चौल का युद्ध। किसका युद्ध? चौल का युद्ध। अब ये जो चौल का युद्ध है, इसके अंतर्गत क्या होता है? एक तरफ तो अल्मीडा था। क्या? कौन? अल्मीडा। और दूसरी तरफ 3 अन्य शासक। जमोरिन का नाम तो आप जानते ही होंगे। जमोरिन, जो है जमोरिन हो, जॉन वास्को डी गामा का स्वागत किया था, कालीकट वाला जमोरिन। दूसरा मिस्र का एक शासक था, मामलक। मिस्र का सुल्तान सॉरी मामलक। और तीसरा एक था गुजरात का शासक, महमूद हेगड़ा। अब महमूद हेगड़ा, ये तीनों मिलकर भाई साहब अल्मेडा को परास्त कर देते हैं 1508 ईस्वी में। किस युद्ध में? चौल के युद्ध में अल्मेडा को इन तीनों ने मिलकर हरा दिया। फिर क्या होता है? हरा देने के बाद 1 साल के बाद यानी 1509 ईस्वी में एक घटना घट जाती है। वह घटना क्या घटती है? दीव का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? दीव के युद्ध में कौन कौन जुड़ते हैं? यही तीन एक साइड और अल्मीडा एक साइड।
इस युद्ध में अल्मीडा जो है जीत जाता है और हिंद महासागर पे पूरी तरीके से वो कब्जा कर लेता है। ठीक है, कब्जा इन सेंस ऐसे है कि अभी ऐसा नहीं पूरी तरीके से उसका उसके मर्जी हुआ, लेकिन ज्यादातर इसका आप लोगों को लगने लगा कि अब जो कुछ अगर हिंद महासागर में जाना है तो अल्मीडा से बात करनी पड़ेगी, बिना अल्मीडा की इजाजत के हम वहां नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हिंद महासागर पर इसका कब्जा हो गया एक तरह से, हिंद महासागर पर इसका एक कब्जा हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है इसके बाद एक एक मजेदार जो बात होती है, मजेदार बात वो क्या थी, पहली बार थोड़ा सा चीज समझना है, पहली बार जो है, पहली बार किसी यूरोपियन ने अगर कहीं किला बनाया तो यूरोपियन ने बनाया, कहाँ बनाया, कोचीन में 1503 ईस्वी में, है ना। इसकी शुरुआत किसने किया था, अल्मीडा ने, लेकिन उसे पूरा कौन करवाया, अल्बुकर्क ने। अभी दूसरा जो आएगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसने इसे पूरा करवाया। ठीक है, उसने इसे पूरा करवाया। ठीक है, एक सेकंड। इस प्रकार आप देखेंगे कि अल्मीडा ने हिंद महासागर पे कब्जा करने के बाद, अब इसको हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में कैसे क्या देखेंगे, इससे कुछ कुछ पॉइंट हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फटाक से इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है बगैर चिंतन मनन के तैयार नहीं हो सकता। तो आप इसका पहले ये देखें कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था ये, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अल्मीडा। दूसरा, इसका कार्यकाल 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक था। तीसरा, इसने कौन सी नीति अपनाई, शांत जल नीति अपनाई, शांत जल नीति का अनुसरण किया, है ना, शांत जल नीति। और इसने तीसरा क्या काम किया, 1508 ईस्वी में चौल का युद्ध लड़ा जिसमें पराजित हो गया। चौल का युद्ध, 1508 का युद्ध किसके बीच हुआ, चौल का युद्ध, है ना। किसके बीच हुआ, तीन भारतीय शासक, 2 भारतीय शासक और एक जो है विदेशी मिस्र का शासक, है ना, मिस्र का शासक मिलकर जो है ये विजेता है। अल्मीडा हार गया। ठीक है, अल्मीडा हार गया। और 1509 में दूसरा युद्ध हुआ, 1509 उसमें कौन सा युद्ध हुआ, दूसरा, उसे दीव का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध, दीव का युद्ध हुआ, दीव का युद्ध, जिसमें कौन जीत गया, ये लोग हार गए, अल्मीडा जीत गया। फिर क्या हुआ, इस प्रकार से हिंद महासागर पे अपना कब्जा कर लिया। तो 5 पॉइंट कौन से, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन है, अल्मीडा। 1500 इसका कार्यकाल कितना है, 1505 से 1509 ईस्वी। अगला, इसने कौन सी नीति अपनाई, शांत जल नीति अपनाई। क्यों अपनाया, क्योंकि ये महासागरों पे, जल क्षेत्र में, जल संसाधनों पे, संसाधन नहीं कह सकते, जल मार्गों पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, हड़पना चाहते थे, अपना ही सर्वेसर्वा अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, इसलिए शांत जल नीति अपनाया। 1508 ईस्वी चौल का युद्ध हुआ, 1509 में द्वीप का युद्ध हुआ। इस बार हिंद महासागर, चौल का युद्ध हार गया, द्वीप का युद्ध ये जीत गया और हिंद महासागर पर इसका जो है आधिपत्य स्थापित हो गया, है ना, आधिपत्य की प्रारंभिक नीति। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा गवर्नर, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अफोंसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था उसका, अफोंसो डी अल्बुकर्क, अफोंसो डी अल्बुकर्क का जो कार्यकाल है 1509 ईस्वी से 1515 तक है, एडी। ठीक है, इसका कार्यकाल। तो कार्यकाल में आप लोग 1500 क्या लिखेंगे, 1509 से 1515। ठीक है भाई साहब, 1509 में आते हैं और 1510 ईस्वी में घटना घट जाती है। क्या घटना घट जाती है, बीजापुर के शासक जो था उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर का शासक कौन था, ये बकायदे एक एक लाइन पे क्वेश्चन आते हैं, एक एक लाइन में प्रश्न आएंगे। बीजापुर का शासक कौन था, यूसुफ आदिल शाह। इससे इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया। यूसुफ आदिल शाह से क्या किया, गोवा को छीन लिया। ठीक है, छीन लिया। और गोवा से छीन लेने के पश्चात क्या कहते हैं, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था, अच्छा एक घटना और, छीन लिया। इसके बाद क्या हुआ, 1511 ईस्वी में दूसरा काम कर दिया। दूसरा काम, मलक्का को जीत लिया इन्होंने, मलक्का पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और वहां पर संधि कर ली कि भैया राजा तुम ही रहोगे, लेकिन हमको टैक्स देना पड़ेगा। मलक्का की संधि कब, 1511 ईस्वी में। कौन किया, अल्बुकर्क ने। अगली घटना क्या घटती है, इन्होंने और फिर क्या किया, तो ये सब करने के बाद इन्होंने ब्लू प्लॉट, जो शांत जल नीति थी, उसे हटा दिया, उसे खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया, भाई साहब सीधे आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए कि नहीं भाई हम हड़प वाली नीति नहीं अपना रहे हैं, हम जो है ज्यादा अटैक पटैक करने के चक्कर में नहीं, हम तो व्यापारी हैं, हम तो व्यापार करना शांति से, हमारा सिर्फ उद्देश्य क्या है, शांति से व्यापार करना। लेकिन इनके शांति में कितनी अशांति है आप देख सकते हैं।
इनका शांति का ये कारण रहा कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। 1511 ईस्वी में मलक्का पे आक्रमण कर दिया और वहां के शासक से फिर संधि कर ली जीतने के पश्चात, और फिर उन्हें शांत जल नीति को खत्म कर दिया। एक इसके बाद आप देखिए, अब जो जो अल्मीडा ने एक किले का जो निर्माण प्रारंभ किया था, उस किले को इन्होंने पूरा करवाया। तो देखिए प्रश्न अगर इस तरह से आए कि जो पहला यूरोपीय किला कोचीन में यूरोपियों ने स्थापित किया, वह किसने शुरू किया? तो शुरू अगर पूछे तो आप अल्मीडा बोलेंगे, लेकिन उसे कंप्लीट कौन कराया? तो अल्बुकर्क, है ना। हमेशा ध्यान दें, अगर दोनों आता है, दोनों अगर आता है तो उसमें से हमेशा आप अल्बुकर्क पे जाइएगा। और लेकिन अगर सिंगल पूछे ये दोनों रहे, स्टार्ट कौन करता है, तो हमेशा अल्मीडा पे जाएंगे। कंप्लीट किसने किया? इसने किया, ठीक है। 1503 ईस्वी में उसकी शुरुआत करते हैं। पहले ये लोग देखो, फिर अब इनका जो, अब गोवा को छीनने के बाद इन्होंने क्या किया भारत में? इनका उद्देश्य ये था कि जो पुर्तगाली लोग हैं ना, वो भारतीय स्त्रियों से शादी करें और भारत में ही बस जाएं, ठीक है। क्या उनका उद्देश्य था? भारत में ही वो बस जाएं। क्यों बस जाएं? क्योंकि उससे उन्हें आसान होगा, बहुत ज्यादा लोगों को लाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, और यहीं पे उन्हें आसानी से जो है लोग मिल जाएंगे। अब इन्होंने इन दोनों स्थितियों के बाद हिंद महासागर पे इनकी स्थिति और समृद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने दो अन्य काम और कर लिए। हिंद महासागर पर इनकी स्थिति और मजबूत हो गई। हिंद महासागर, तो अब आप इनको देखेंगे, लाइन में रिवाइज करना तो कैसे करेंगे? इनका कार्यकाल, अल्बुकर्क का कार्यकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक, है ना। और इसने क्या किया? यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया। क्या किया? गोवा छीन लिया। 1511 ईस्वी में क्या किया इसने? मलक्का पर आक्रमण करके मलक्का की संधि कर ली, है ना। मलक्का की संधि कर ली, बिल्कुल इसे रट्टा मारना है आपको। और इसके बाद इसने क्या किया? शांत जल नीति खत्म कर दी, शांत जल नीति को खत्म कर दी, लेकिन और उग्र हो गया ये, और उग्र हो गया। तो समाप्त करके इसे 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 मतलब अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब इसने एक स्थायी जगह बना दिया। उस जगह का नाम क्या है? गोवा। गोवा को स्थायी जो है बस्तियों के रूप में इसने बसाना शुरू किया, प्रारंभ किया, प्रारंभिक अवस्था में है वो। इतनी सारी चीजें इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। बात समझ आ रही है? ठीक। अब हम लोग अगले गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। अगले गवर्नर के बारे में पढ़ने से पूर्व, अगला गवर्नर का जो कार्यकाल है कहां से कहां तक है? अगला गवर्नर कौन सा है? नूनो डी कून्हा। अब आप ये देखेंगे, नीनो डी कून्हा का कार्यकाल जो है 1529 से 1538 ईस्वी। तो सवाल दिमाग में तो उठ ही रहा होगा ना, एक प्रश्न तो उठ ही रहा होगा कि भाई 1515 से 1529 के बीच का जो समय है, उस टाइम में कौन हुआ करता था? तो उनके बारे में उनकी बहुत सारी कोई उपलब्धियां नहीं है, उन्होंने बहुत सारा कुछ विशेष नहीं किया। इतिहास में उन्हें ही याद किया जाता है। इतिहास में नहीं, आप बताओ, आप किन लोगों को अपने गांव में जानते होंगे? अपने शहर में उन्हीं लोगों को आप जानते होंगे जिन्होंने जीवन में कुछ किया होगा, कुछ बेहतर किया होगा। ऐसे किसी को तो नहीं जानते आप, है ना। तो आपकी अल्टीमेटली आपकी पहचान आपका काम ही होता है, ना कि आपका धर्म, ना ही आपकी जाति, है ना। हाँ, कुछ ऐसे बकलोल टाइप लोग होते हैं जिन्हें अपनी जाति का बड़ा गुमान होता है, अपने धर्म का बहुत गुमान होता है। उन सब चीजों पे मत चाहिए। इस देश को अगर सुव्यवस्थित, खूबसूरत बनाना है ना, विश्वगुरु बनाना है, तो विश्वगुरु जैसी अपनी आदतें भी अपनानी होगी। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को वो थोड़ा टुच्चो टाइप हरकतें नहीं करनी होगी, बल्कि इन सब सारी चीजों से ऊपर उठकर अपनी भारत माता की सेवा करने के लिए, अपनी मातृभाषा को समृद्ध करते हुए आप ये देखिए कि हम किन किन चीजों को, जैसे नफरत की चीजों को मिटाकर बल्कि मोहब्बत की चीजों की तरफ हम लोग अग्रसर हों। और हमें तकनीकी तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, है ना, सामाजिक तौर पे अपने आप को समृद्ध बनाना होगा। तब लोग जब नहीं, मुझे को नहीं समझ आता कि लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि हम जब भारत बोलते हैं या कोई भारत बोलता है, तो भारत मतलब लोग होता है। लोगों को समृद्ध कैसे बनाए, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, तब देश मजबूत होगा। देश मतलब लोग, तो लोगों पे कंसंट्रेट होना चाहिए। खैर, के बीच में ब्रेक आ गया था, तो हम लोग देखेंगे कि 1515 ईस्वी से 1529 के बीच के जो गवर्नर हैं, उनके बारे में एक एक करके हम लोग, क्योंकि ये जरूरी इसलिए है जानना, क्योंकि इसमें जब हम लोग इसको समझेंगे, कई बार हो सकता है कि अभी पूछ रहे उनका क्रम, तो बीच में एक दो का नाम डाल देगा, इससे आप कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए इनका नाम मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1515 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक कौन थे? 1518 ईस्वी तक कौन थे? सोरेस डी अल्बर गानिया। सोरेस डी अल्बर अल्बर सॉरी अल्बर, अच्छे से लिखो, अल्बर गानिया।
फिर 1518 से 1522 तक, 1518 से 1522 ईस्वी तक कौन था? लोपेस डी सिक्वेरा, लोपेस डी सेक्वेरा, लोपेस डी सेक्वेरा। अगला 1522 से 1524, 1522 से 1524 ईस्वी तक कौन था? डुआर्टे डी गेनजेस, डुआर्टे डी मेंजेस, मेनजेस। ठीक है, नेक्स्ट 1524 से 1526 तक हेनरी डी मेंजेस, सॉरी 1524 से 1524 तक ही वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ठीक है, डुआर्टे डी मेंजेस, लोपेस डी सिक्वेरा, सोरेडी अल्बरगानिया। और 1524 से 1526 ईस्वी तक कौन है? 1526 में कौन है? डी सोम्पाया, सॉरी हेनरिक डी मेंजेस, हेनरिक डी मेंजेस। और 1526 ईस्वी से 1526 से 1526 है, देखिए 1526 से 1526 से 1529 ईस्वी तक, 1529 ईस्वी तक डी सोम्पाया, डी सोम्पाया। इस तरह से इनका क्रम। तो ये आप लोग 6 नाम याद रख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि किस एग्जाम में सीक्वेंस पूछ ले, इनका क्रम बताइए। तो 1500, अब हम लोग अगला इन्होंने कुछ नहीं किया, तो इसका सिर्फ नाम याद रखना जरूरी है। और अगला जो आता है भाई साहब 1529 से 1538, इनका नाम है नूनो, नूनो डी कून्हा, कून्हा, नूनो डी कून्हा। पुर्तगालियों की जो पहली बस्ती थी वो 1500, सॉरी पांडिचेरी को अपनी पहली उपनिवेशिक बस्ती के रूप में बनाया। एक चीज समझ लेना जरूरी है, उपनिवेश का मतलब क्या होता है? उपनिवेश, जब कोई देश किसी अन्य देश पर व्यापारिक लाभ के लिए तो आए, व्यापारिक लाभ के लिए आए यानी व्यापार के लिए आए, किंतु युद्ध या अथवा किसी तरीके से उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करके वहीं रहने लग जाए, उस तरह के रहने की जो अवस्था को उपनिवेश कहा जाता है। उपनिवेश, उपनिवेश। ठीक है, तो इनकी पुर्तगालियों की पहली उपनिवेशिक, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाएंगे। ठीक है, पुर्तगालियों की जो पहली औपनिवेशिक स्थल था वो पांडिचेरी है। तो पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी, आजकल उसे पुदुचेरी कहा जाता है। पांडिचेरी पहला इनका उपनिवेशिक निवेशिक स्थल है, पहला, प्रथम। ठीक है, नीनो डी कून्हा ने कार्यकाल में, अब नीनो डी कून्हा आते ही इसने क्या किया? अल्बुकर्क के समय में पुर्तगालियों की जो राजधानी थी कोचीन थी, किंतु अब यानी 1530 ईस्वी में कून्हा ने कोचीन से राजधानी कहां बना लिया? कोचीन से गोवा को राजधानी बना दिया, गोवा को राजधानी बना दिया, इसने राजधानी बना दिया। गोवा को राजधानी बना देने के पश्चात इसने बस्तियां बसाना शुरू किया। क्या बसाना शुरू किया? बस्तियां। इसने 2 बस्तियां बसाई, 2 बस्तियां। कहां कहां? एक तो हुगली, हुगली आप जानते हैं, हुगली यानी पश्चिम बंगाल, है ना, बंगाल में, तब पश्चिम नहीं होता था तो बंगाली कहें आप, हुगली में बसाया। और दूसरा मद्रास, मद्रास में एक जगह, मद्रास में जहां इन्होंने बसाया उस जगह का नाम रखा सैंथोम, सैंथोम, सैंथोम में इन्होंने बस्तियां बसाई। ठीक है, बस्तियां बसाई, 2 बस्तियां बसाई, एक तो हुगली में, दूसरा मद्रास के सैंथोम नामक स्थल पे, सैंथोम नामक स्थल पर, स्थान पर। ठीक है, अब नूनो डी कून्हा जो था उसने पुर्तगालियों के व्यापार को भारत के पूर्वी तट की ओर भी बढ़ाना शुरू किया, पूर्वी तक की ओर भी काफी देर से फैला। इसी क्रम में 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह की इसने हत्या कर दी। कब कर दी? 1534 ईस्वी में। किसने कर दी? कून्हा ने 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह आगे हम पढ़ाएंगे, है ना, लेकिन वो बहादुर शाह नहीं, गुजरात का बहादुर शाह है,
हेगड़ा हेगड़ा फैमिली से गुजरात के शासक बहादुर शाह की इसने हत्या कर दी। हत्या करके बसीन बसीन एवं 34 में बसीन पर कब्जा कर लिया गुजरात के शासक बहादुर शाह। याद रखना, बहादुर शाह, बहादुर शाह की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने कर दी? कुन्हा ने। और क्या किया? 1534 ईस्वी में बसीन एक जगह है, बसीन पर कब्जा कर लिया। और 1535 ईस्वी में इसने जो है दीव पर 1535 ईस्वी में दीव पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, दीव पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इसने एक सिस्टम अपनाया, कार्टेज सिस्टम। कौन सा सिस्टम अपनाया? कार्टेज। वो क्या होता है कार्टेज सिस्टम? कार्टेज सिस्टम क्या होता है? कार्टेज सिस्टम आप इसे देखें। पहला उपनिवेशिक स्थल पांडिचेरी, किसका? पुर्तगालियों का। 1530 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी बदल ली, कोचीन से गोवा कर ली। इसने 2 बस्तियां बसाई, हुगली और मद्रास। और इसने क्या किया? 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या करके बस्ती पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1535 ईस्वी में दीव पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और आगे क्या घटना घटती है? आगे आगे इसने एक सिस्टम अपनाया। क्या सिस्टम था वो? कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम, कॉर्टेज कॉर्टेज सिस्टम या कॉर्टेज पद्धति भी इसको बोल सकते हैं। कॉर्टेज सिस्टम। कॉर्टेज सिस्टम क्या होता है? कॉर्टेज सिस्टम के अंतर्गत यह है कि मान लीजिए ये हिंद महासागर हो गया। अब आप इधर से गुजरेंगे तो गुजरने से पूर्व आपको पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। और न सिर्फ अनुमति लेनी पड़ेगी बल्कि आपको चुंगी पे करना होगा, चुंगी चुकाना होगा। चुंगी मतलब टैक्स देना होगा, है ना। तो इस सिस्टम को, चुंगी, हिंद महासागर से गुजरने के लिए जो चुंगी सिस्टम था, जो चुंगी देने की प्रक्रिया थी, उसी को क्या कहा जाता है? कार्टेज सिस्टम। किसने शुरू किया? कुन्हा ने। कुन्हा ने, है ना, कुन्हा ने शुरू किया। ठीक। इसके बाद अब कुछ इसको, जो कार्टेज सिस्टम है, इसको लाइसेंस सिस्टम भी बोल सकते हैं आप। लाइसेंस सिस्टम भी कहा जाता है। लाइसेंस सिस्टम यानी आप परमिशन लेना पड़ेगा आपको। बगैर परमिशन के आप उधर से नहीं गुजर सकते। अगर आप गुजरेंगे तो आपको युद्ध करना होगा। तो आप व्यापारी युद्ध करना नहीं चाहेगा तो क्या करेगा? टैक्स देगा, चुंगी चुकाएगा। चुंगी चुकाने के पश्चात ही वह उधर से गुजरेगा। अब जो पुर्तगालियों के टाइम में जो कुछ बंदरगाह थे पश्चिमी घाट पे, उन बंदरगाहों को हम लोग चर्चा करेंगे। इसे मिला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर मन करे आप लोगों का तो। ठीक है, अब हम मिटाते हैं इसको। अब इसी क्रम में आप लोग देखेंगे पुर्तगाली जो है हिंद महासागर पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गए हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उस शक्ति के प्रदर्शन का परिणाम स्वरूप यह है कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम, अब इन्होंने अपना व्यापार और बढ़ाना शुरू कर दिया। तो भारत में पुर्तगालियों के समय में कुछ प्रमुख पश्चिमी घाट के बंदरगाह थे। उन बंदरगाहों को हम लोग चर्चा करेंगे। बंदरगाह पश्चिमी घाट पे, पश्चिमी तट पे ये बंदरगाह है, पश्चिमी तट पर। ठीक है, तो उन बंदरगाहों का हम लोग देखते हैं कौन कौन से बंदरगाह थे। मालाबार तट पर 2 बंदरगाह थे। मालाबार पर 2 बंदरगाह थे। कौन कौन बंदरगाह थे? एग्जाम में पूछा जाता है पुर्तगालियों के समय में प्रसिद्ध बंदरगाहों का नाम इनमें से कौन है। तो कौन कौन है वो आप देखते हैं, उसमें से कौन नहीं है वो आपको चुनना होगा। ठीक है, तो कालीकट और कोचीन। कालीकट और कोचीन। एक बात तो आपको समझ आ गई होगी, इतिहास में सिखाता है कि भाई बगैर सोचे समझे जवानी के जोश में ज्यादा कुछ गलती मत करें, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। हुआ ऐसा ही। इसी कालीकट के तट पर जमोरिन ने पुर्तगालियों का स्वागत किया था। और आज वही जमोरिन हार कर पुर्तगालियों से इसे गंवा बैठा है। कहने का तात्पर्य, बुजुर्ग लोग कहते थे कि सुना हो तो क्या बैठे की जगह दे दी तो तू जो है पूरा आगे निकल गया। तो कहने का मतलब यह है कि अब थोड़ा सा बैठने की जगह दिया, अभी भाई साहब सो नहीं गए, पसर गए वहीं पे। कालीकट में इनका पूरी तरीके से इनका कब्जा हो गया। कोचीन तो आप जानते ही होंगे। कोचीन में इसने रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमको ऐसे बस रहने के लिए, रुकने के लिए थोड़ा सा दे दो, हम वहां पे। तो इन्होंने रिक्वेस्ट के परिणाम बीजापुर का शासक, बीजापुर का जो शासक था उसने ही अनुमति दे दी। ठीक है भाई, आए इतना दूर से, थके हारे, चलो तुमको दे देते हैं मौका, जी लो अपनी जिंदगी। आप अपनी जिंदगी भाई साहब कोचीन में जीते कोचीनों पे भी कब्जा कर लिए हो, अब क्या कीजिएगा? कोचीन हड़प लिए, कालीकट हड़प लिए। एक चीज मजेदार झलकी, जो गुजरात का जो शासक हेगड़ा था, महमूद हेगड़ा, उसने प्रारंभ से ही इस बात के लिए कह रहा था भाई इन्हें मौका मत दो वरना बहुत झेलना पड़ेगा। पर कौन मानता है? जवानी में कौन किसकी बात मानता है? लगता है कि अपनी साला भगवान है ना। तो अब पश्चिमी तट पे क्या हुआ? पश्चिमी तट पे गुजरात में कौन कौन से बंदरगाहों पे क्या कब्जा था? गुजरात के जो प्रमुख बंदरगाह है, सूरत है पहला, सूरत, भड़ौच और कैम्बे। इन तीनों बंदरगाहों पे इनका कब्जा था। यहाँ पे इनके अधिकार स्थापित हो गए थे। ठीक है,
क्रम हमने इनका बता दिया। पुर्तगालियों ने न सिर्फ भारत के विभिन्न जगहों पे अपना आधिपत्य स्थापित किया, बल्कि इन्होंने भारत की खाड़ी, हारमुज की संधि, हिंद महासागर पे सर्वे सर्वा हो गई है। इस प्रकार जो है जल जो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो समुद्री मार्ग थे उन पर इनका पूरी तरीके से कब्जा हो गया था। अब पुर्तगालियों के आने से भारत में क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या मिला, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। वो क्या क्या प्रमुख चीजें थी उनके बारे में देखेंगे। ये आप लोग बकायदे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट भी करते चलिएगा। अब पुर्तगालियों के आने से जो भारत में प्रमुख चीजें हुई वो कौन कौन सी चीजें थी, क्या क्या भारत में मिला। आलू जानता है ना, सब्जियों का राजा जिसे कहा जाता है आलू। एक बिहार में एक जो है एक समय नारा लगता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक जीतेगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो आलू रहन रहे समोसे में राजनीति में उस बंदे का तो दबदबा है, अपनी वाकपटुता, बहुत सारी राजनीति में से बहुत सारी चीजें होती रहती है। खैर इस पे हम लोग नहीं आएंगे, आइए विषय पे आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अब देखेंगे हम लोग पुर्तगालियों के आने से क्या क्या भारत में चीजें आती है। जैसे पुर्तगालियों द्वारा लाई गई वस्तुएं से घेरी बना लीजिए। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी है। तंबाकू है, तंबाकू यूपी बिहार में खूब बहुत खाते हैं लोग। तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, और भारत में जहाज निर्माण की जो पद्धति है, जहाज निर्माण का कार्य इन्होंने ही शुरू किया 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का जो पहली बार भारत में उपयोग हुआ वो किसके द्वारा हुआ। पुर्तगालियों, प्रथम है ना। 1556 ईस्वी पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस का कार्यक्रम शुरू किया। एक और गोथिक एक शैली है, गोथिक कला शैली है। गोथिक अभी बाद में जब हम लोग कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे। खैर अभी आप इतना ही समझेंगे। गोथिक कल्चर, गूगल पर जाइएगा, गोथिक कल्चर के बारे में देखिएगा, इमेज आपको पता मिल जाएगा। बड़ी बड़ी मंदिरों को, विशाल का मंदिर जहाँ का विशाल का जो बिल्डिंग इमारतें हुआ करती थी उसमें विशालता को स्थापित करने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती थी उसे गोथिक कला शैली बोलते हैं। गोथिक कला शैली बाद बढ़ाया जाएगा ऐसा। गोथिक कला शैली का आविष्कार भारत में पुर्तगालियों द्वारा किया गया। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा। अब कुछ प्रमुख चीजों को हम लोग समझेंगे। पुर्तगालियों के से संबंधित कुछ और चीजें हम लोग देख लेंगे। जैसे कि पुर्तगाली, इसको मिटाते हैं। पुर्तगाली भारत में सफल क्यों नहीं हुए। सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते भी हैं, लेकिन अंग्रेजों की तरह ही भारत में सफल क्यों नहीं हुए। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इसलिए मेरा अपना जो भी अनुभव छोटा है उस अनुभव के द्वारा मैंने एक चीज सीखा है। जब भी धर्म की कट्टरता बढ़ती है, हानि तो आपने सुना है, लेकिन एक चीज और जान लीजिए, जो धार्मिक कट्टरता है व्यक्ति को, समाज को पतन तोड़ ले जाता है। यही गलती पुर्तगालियों ने किया। उन्होंने धार्मिक कट्टरता अपनाया। अपने साथ ही देखिए मिशनरी सुई लेकर आ रहे होते हैं। मिशनरी तेजी से इनका कंसंट्रेशन जो है धर्म के प्रचार प्रसार पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। परिणाम यह हुआ कि यह धर्म की ओर ज्यादा अग्रसर हो गए, बल्कि व्यापार और अन्य चीजों की तरफ इन्होंने इग्नोरेंस की नीति अपनाई। साथ ही जो अपनी सर्वोच्चता धर्म के आधार पर स्थापित करने की कोशिश करता है वह निश्चित तौर पे अब अन्य धर्मों के लोगों को नीचे ही समझेगा, अपने से कमतर समझेगा। कमतर समझने का परिणाम यह हुआ कि इनका जो भारतीय व्यापारी थे उनके साथ इनके अच्छे संबंध नहीं हुए। तो अब चूंकि व्यापारियों का एक अपना अस्तित्व होता है और उनका इन्फ्लुएंस होता है समाज पे, उनका प्रभाव होता है। वर्तमान में आप देखेंगे जैसे अडानी, अंबानी, इनका कितना इन्फ्लुएंस है समाज और सरकार हर जगह पे। तो ये ऐसा नहीं कि आज का यह बात है, यह हमेशा से उसका असर होता है कि व्यापारियों का। इसलिए तो इनका एक कारण यह भी रहा कि हम व्यापारियों से, भारतीय व्यापारियों से अच्छे संबंध इनके नहीं रहे। दूसरी एक घटना और घट जाती है 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में इनका पड़ोसी देश स्पेन पुर्तगाल पर अधिकार कर लेता है। पुर्तगाल पर अधिकार कर लेता है। कब कर लेता है? 1580 ईस्वी में। 1580 में। अच्छा एक घटना, एक बात मुझे समझ आती है कि जब आपके पास कम ऑप्शन होते हैं तो आप तेजी से और बुद्धिमान है तो काम, हाँ ये भी ऐसे ही रहेंगे, इनके पास ऑप्शन भी नहीं रहा, ये निष्क्रिय हो गए होंगे और लगा हुआ कि ऊपर वाला ही सब कुछ देख लेगा, इसलिए शायद इनका यही कारण है। अच्छा ऊपर वाले के भरोसे में छोड़ दिया। हो सकता है ऊपर वाला इनके भरोसे बैठा रहा होगा, यह भी एक कारण हो सकता है कि खत्म हो गए। दूसरा, स्पेन इस पे कब्जा करने, अगर कोई बुद्धिमान देश होता या व्यक्ति होता तो उसको लगता
कि भाई अब तो पुर्तगाल हार गया, तो जहां पे है उसी पे क्यों सत्ता स्थापित करें, पूरा कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या सोचे, और इस तरह से स्पेन का इनके ऊपर नकारात्मक असर पड़ा कि इनका कॉन्फिडेंस देश ही नहीं रहा। तो यहाँ के कहीं तो स्पेन का 1580 ईस्वी में कब्जा हो जाना। और दूसरी एक घटना घटती है 1661 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में बंबई को इन्होंने बंबई को दहेज में दे दिया। दहेज में किसको दे दिया? दहेज में दे दिया। दहेज में दे दिया। अब आप ये कहेंगे कि भाई दहेज में दे दिया, क्या बाप का था भाई, कब्जा कर लिया था तो बाप का ही इनका था। तो इन्होंने किसको दे दिया? पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उसका नाम था कैथरीन, उसकी शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से होती है। चार्ल्स सेकंड की शादी, चार्ल्स द्वितीय की जो शादी है वो कैथरीन, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होती है, जिससे पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज के रूप में दे दिया गया। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने भी चार्ल्स सेकंड ने भी 10 पाउंड प्रति वर्ष के रेट से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई को दे देते हैं, और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का बंबई पर आधिपत्य हो जाता है। भाई ये तो ऐसे ही हो गया कि सामान हमारा जैसे कि आजकल वक्फ बोर्ड की बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। वक्फ बोर्ड पे भी कुछ इस तरह की घटनाएं आक्षेप लगते हैं कि जमीन किसी की उसे हथिया के कोई और बेच देता है ना। तो उसी तरीके से ये पुर्तगाली भाई साहब बंबई भारतीयों की, और आते हैं हथियार लेते हैं, हथियार लेने के बाद दहेज में दे देते हैं, और दहेज जिसको मिला वो भी किराए पर दे देते हैं। किसको दे देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस प्रकार से आज का जो मुख्य प्रमुख टॉपिक था पुर्तगालियों का, पुर्तगाली वायसरायों का, पुर्तगाली गवर्नरों का भारत में आगमन और उनके कार्य पद्धति, उसके बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया। इस तरह से आज हम लोगों ने पुर्तगालियों का अध्ययन खत्म कर दिया। हमारा जो अगला क्लास होगा वह होगा भारत में डचों का आगमन, और हम कल क्लास जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसको, उस क्लास को प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। शॉर्ट में 5 मिनट में हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई, तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। आप लोग अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे भी आनंद आता है। इसलिए जय हिंद, जय भारत।